नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं समाचार सच। तो एक बार फिर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आए हैं डॉक्टर आशुतोष पंत जी, जो पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी और पर्यावरणविद भी है। जैसा कि दर्शकों, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हर वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण कम करने, जैव विविधता बचाने और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के प्रति जागरूक करना है। तो आज उसी के बारे में हम सर से बात करेंगे। नमस्कार सर, हम हमारे स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि सर 5 जून नज़दीक है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा इस बारे में जानकारी दीजिए। जैसा कि लोगों को अक्सर ये रहता है कि पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण को लेकर आपने अपनी औपचारिकता से बचने की बात भी कही थी। इसके पीछे इसका मुख्य तर्क क्या है? देखिए, ऐसा है हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि दिखावा ज़्यादा करते हैं लोग। काम उतना नहीं करते हैं जितना दिखावा करते हैं, और वही जो है सबसे बड़ी गड़बड़ है। अगर हम लोग काम करें, धरातल पर काम करें, तो उसके कुछ परिणाम भी आएँगे। अब आप ले लीजिए कि हमारे यहाँ औपचारिकता इतनी होती है, हर साल जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस है, तो हमने जो है पौधे लगाने हैं। ये नहीं देखना है कि वो पौधे सर्वाइव कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। देखिए, इस समय अब उसका जो ज़ोर-शोर से फ़ोटोशूट होता है, वो होता है, लेकिन पिछले साल के कितने पौधे अब तक बचे, ये इसका कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है। ज़्यादातर तो हमारे यहाँ क्या है कि किसी को ऑब्लाइज़ करने के लिए माननीय मंत्री जी हैं कहीं कोई, या कोई अधिकारी हैं बड़े, उनको ऑब्लाइज़ करने के लिए जो उनके मातहत जो होते हैं, वो पौधा लगवा देते हैं उनसे। उसके बाद वो वीआईपी लोग भी भूल जाते हैं कि हमने कहाँ पौधा लगाया था, और वो जो लगवाने वाले होते हैं, वो भी उसकी देखभाल नहीं करते हैं। मैं तो इस समय ये बहुत बार वीडियो बना के भी, और आप लोगों के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई बार कह चुका हूँ, लोगों से अनुरोध कर चुका हूँ, कम से कम 5 जून को आप जो है पौधे न लगाइए, क्योंकि हमारे देश की जो आबो-हवा है, हमारे जो तापमान रहता है यहाँ पर, वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहता नए पौधों के लिए। नए पौधों को बहुत ही नाजुक होते हैं पौधे, तो उनको जो है एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। हमारे यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा इस समय, खासकर कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए, बाकी पूरे भारत में इस समय बहुत धरती तप रही होती है, और इस समय अगर हम सार्वजनिक जगह में नए पौधे लगाएँगे तो उसको हम बचा नहीं पाएँगे। तो हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए, जब मानसून आ जाएगा, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद तो मानसून आ ही जाता है। और हमारे ख़ास तौर पे जैसे हमारे उत्तराखंड में है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के तय किया है कि एक हरेले का त्योहार, तो उनका एक अनुभव था, उन्होंने बहुत सोच समझ के किया। तब तक क्या होता है कि धरती पर काफ़ी बार जो है मानसून की फुहारें पड़ चुकी होती हैं, और धरती ठंडी हो चुकी होती है, उसका तापमान कम हो जाता है, और उसके बाद वहाँ पर पौधे हम जो लगाते हैं, तो वो 2-3 महीने तक जो है ज़मीन गीली भी रहती है। तो पौधों को जो है अगर हम सार्वजनिक जगह पे भी लगाएँ, थोड़ा-सा उसको जानवरों से बचा दें, तो उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है काफ़ी। मेरा सभी से अनुरोध है कि 5 जून को और कार्यक्रम करें दूसरे, लेकिन पौधरोपण ना करें। उसके बाद मैं खुद भी पौधरोपण करने में उत्साहित रहता हूँ, और हर साल 20-25 हज़ार पौधे हम लगाते हैं। तो उस समय मैं भी उपलब्ध करा सकता हूँ कि जो स्थानीय लोगों को, तब लगाएँ, जुलाई में लगाएँ, 15 जुलाई से शुरू करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सर, जैसा आपने बताया कि अगर पौधारोपण ना करें, तो क्या इसका कोई वैकल्पिक है क्या? जी, जी, बहुत विकल्प हैं हमारे पास। कोई ज़रूरी तो नहीं कि पर्यावरण प्रेमी होने के लिए पौधारोपण ही किया जाए, और ख़ास तौर पे उसी दिन किया जाए। पौधारोपण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे-धीरे हमारे यहाँ विकास के नाम पे बहुत पेड़ कट रहे हैं, और उनकी प्रतिपूर्ति होना ज़रूरी है। लेकिन वो समय के अनुकूल होना चाहिए ना हर काम। जब बरसात अच्छी हो जाती है, उस समय लगाया जाए, तो सार्वजनिक तौर पे पौधे जो लगाए जाते हैं, तो बच सकते हैं। अब बाकी वैसे अपने घर में गमले में लगाना हो तो अलग बात है, अगर एक आपने केवल औपचारिकता करनी है तो। देखिए, और कई सारे हैं, हम अपने जलाशयों को, अपने तालाबों को, अपनी नदियों को साफ रखें, उनको, उनमें इतना कूड़ा हम डाल रहे हैं, उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो हमारी धरती कितनी पॉलीथीन से प्रदूषित हो गई है। यहाँ तक कि खेतों में इतना पॉलीथीन धँसा हुआ है कि बीजों का अंकुरण नहीं हो पा रहा है, जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा, और क्या कहते हैं, पौधों की जड़ें नीचे नहीं जा पा रही, पौधे वैसे ही नहीं बढ़ पा रही, खेती प्रभावित हो रही है इससे। उसके अलावा नालियाँ चौक हो जाती हैं,
अभी तो आप देखिए आज थोड़ी सी बरसात हुई है हल्की सी, और उसमें ही मैं रास्ते में देख रहा था कि जगह जगह जो है जल भरा हुआ है। तो कारण क्या है कि पॉलिथीन हम लोग बहुत लापरवाही से फेंक देते हैं, और वो जो जाकर के जितनी नालियां हैं उनको चौक कर देते हैं। उसके बाद बरसात में तो बड़ी बाढ़ जैसी आ जाती है। पहले आज से 25-30 साल पहले जब पॉलीथीन नहीं थी इतने प्रयोग में, तब आप देखिए तब इतनी बाढ़ नहीं आया करती थी। बड़े बड़े महानगर आज जो है बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, एक एक मंजिल तक डूब जाती है। 2021 में रुद्रपुर शहर में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी कि वहां पर संजय नगर, खेड़ा वगैरह कई जगह ऐसे, एक मैं उस समय वहीं सर्विस में था, मतलब मैं भी उस राहत कार्य में वहां पर सर्विस में रहा उस समय। मतलब 8-8 फुट 10-10 फुट तक जो है पानी घरों में भर गया था। तो ये कारण क्या है कि हमारे वही कारण उसका वही है कि हम लोग जल स्रोतों को अपने प्रदूषित कर रहे हैं, कहीं भी पॉलीथीन फेंक देते हैं। ये पॉलीथीन एक बहुत बड़ा समस्या है, इसको हटाया जाए। बिजली पानी जो है उसका संयम से प्रयोग किया जाए, और जितने भी संसाधन है, धरती पर उपलब्ध संसाधन है, उस पर केवल हमारा ही हक नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी हक है। और केवल संसाधनों को हम अपना ही समझ लेते हैं, हमारे ही नहीं बल्कि जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी हमें जो है सोचना होगा। जैव विविधता को बचाना है, जैसे आपने अभी प्रस्तावना में इसमें कहा कि जैव विविधता को बचाना, वो भी तो बहुत जरूरी है। पक्षी आज खत्म होते जा रहे हैं, और जो है तमाम जानवरों पे कितना हानिकारक असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो ये प्लास्टिक है, इसकी माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे खुद के हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच गई है। जानवरों में, समुद्री जीवों में, उसमें इतनी बड़ी मात्रा में पाई जा रही है कि आने वाले समय में क्या होगा, बड़ा भयावह स्थिति होगी। तो हमें जो है नदियों के किनारे हम देखते हैं कि लोग कपड़े फेंक जा रहे हैं, बड़े बड़े हमने एक कार्यक्रम चलाया था, मुझे रुद्रपुर नगर निगम ने मुझे 2-3 जगह जमीन दी थी, उस पर हमने जो है छोटे छोटे सघन वन लगाए। एक कटरिया रोड पर एक जगह हमने सघन वन लगाने के लिए जब जमीन उन्होंने दी, तो वो इतनी गंदी थी, वहां पर हमने साफ जब करने लगे हम नदी कल्याणी नदी के किनारे, तो आप ये लगाइए कि उसमें जो है पुराने गद्दे, तिरपाल, इतना इतना हमें निकालना पड़ा वहां से। बहुत बड़ी समस्या है ये। वो तो हमने वहां पर तो एक स्पेसिफिक जमीन हमें दी गई थी, हमने उसको निकाल करके वहां पर प्रयास किए, और हमने छोटे सा एक वहां पर फॉरेस्ट डेवलप की। लेकिन जहाँ पर हम लोगों ने नहीं किया वहां पर भी तो दबी पड़ी है। तो हमारी धरती बिल्कुल इस समय जो है ना एक बंजर हो गई है इसका कारण से। तो हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, और पानी बचाने का भी प्रयास करना होगा। आप धीरे धीरे जो है भूगर्भ जल जो है कम होता जा रहा है, उसको बचाने का भी हमें प्रयास करना होगा। तो जैसा आपने सर अभी बताया कि पॉलीथीन मुक्त अभियान, जल संरक्षण जी और जंगलों को आग से बचाने की बात भी कही हाँ जाती है। बिल्कुल, हाँ जी। जंगलों को आग से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले तो वैसे ही हमारी वन संपदा जो है वन माफियाओं ने काफी चोरी कर ली है, वो करते ही हैं हर समय, उनसे नहीं बच पा रही है। फिर ऊपर से जो है एक कारण तो बहुत बड़ा वनाग्नि का यही रहता है कि जो वन माफिया हैं वो अपनी चोरी छिपाने के लिए आग लगाते हैं। दूसरी बात, हमारे उत्तराखंड में खास तौर पे एक लोगों में भ्रांति है कि हम अगर जंगल में आग लगाएंगे तो घास अच्छी आएगी बरसात में। ये एकदम बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है, इसमें कुछ भी दम नहीं है। क्योंकि आग लगाने से जो बीज होंगे वहां पर पड़े हुए, वो भी जल जाएंगे। जब बीज ही जल जाएंगे तो फिर घास कहाँ से आएगी अच्छी। और वो लोग ये नहीं सोचते, अपना थोड़ा सा स्वार्थ देखते हैं घास का, ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। लाखों पेड़ जल जाते हैं, जब एक जगह वो आग लगाते हैं तो फिर उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती है, और उसके बाद कहाँ तक फैलेगी वो आग उसका कुछ पता नहीं रहता। जो लाखों पेड़ जल जाते हैं, पशु पक्षी जल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके जल जाते हैं, कीड़े मकोड़े जो भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो कैसे इकोसिस्टम बचेगा। तो बिल्कुल आग पर तो नियंत्रण करना चाहिए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इसके लिए सरकार को बहुत कठोर दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। जो आग लगाता हुआ पकड़ा जाए उसको जो है कठोर दंड होना चाहिए, कम से कम कुछ जेल की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए, ताकि और लोगों को भी जो है उसका सबक मिले और लोग इस चीज से दूर रहें। अभी चमोली में एक डीएफओ साहब ने वहाँ एक आदेश किया कि क्या नाम, जो लोग आग बुझाने में सहायता नहीं करेंगे उनको 1 साल की जेल हो जाएगी।
अब एक तरफ तो आप ऐसी बात कह रहे हैं कि जो कि ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, उनको लोगों को इतना उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, इतना उनको प्रेरित किया जाना चाहिए कि उनके अंदर अगर वो आग बुझाने के लिए नहीं जाते, तो उनके अंदर अपराध बोध होना चाहिए। वो अपने आप को जो है ग्लानि उनके अंदर हो जाए और सभी लोग उनका सामाजिक बहिष्कार करें ताकि सब लोग खुद ही जो है आग बुझाने के लिए जाएँ। और दूसरी तरफ बागेश्वर में 3-4 लोग पकड़े गए आग लगाते हुए, उनको केवल चेतावनी देके छोड़ दिया गया। तो ये तो बिल्कुल दोहरा मानदंड है ना, जिनको कि आपने जेल में डालना चाहिए था, उनको आपने केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया और आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो सहयोग नहीं करेंगे उनको। तो ये सोच समझ करके जो है निर्णय लिया जाना चाहिए और जेल का प्रावधान इसमें ज़रूर होना चाहिए, जो भी जंगल में आग लगाते हैं। चाहे वो माफिया हों, चाहे वो घास उगाने के लहजे से लिहाज से आग लगा रहे हैं, किसी भी वजह से आग लगा रहे हैं, उनको दंडित तो किया ही जाना चाहिए। तो सर, जैसा कि वन्य जीवों के लिए जंगलों में पानी की व्यवस्था हेतु भी सीमेंट निर्मित नान लगाने की योजना कितनी महत्वपूर्ण है? जो मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से सोचा, मैंने जो वीडियोस देखे कई जगह कि भाई जो है गर्मी में जानवर बहुत ज़्यादा प्यास से तड़पते रहते हैं और मैंने पहले खुद भी जा कर के जंगल में अनुभव किया था इस चीज़ का, तो देखा था खुद जानवरों को। तो मैंने योजना बनाई थी, हालाँकि थोड़ा वन विभाग से इजाज़त मिलने में देर हो गई, कुछ जो है जो बनाने वाला था उसने देर कर दी, लेकिन फिर भी हमारा जो है प्रयास है कि 20 जो है बड़े-बड़े जल कुंड जो है नाद जिसे बोल सकते हैं सीमेंट के, वो लगाएँगे और वो ठीक है और उससे ये रहेगा कि एक तो गर्मी में उनको पानी मिल जाएगा और वो क्योंकि सीमेंट के बने हुए हैं और उसको हम ज़मीन में आधा-आधा गाड़ देंगे, तो वो ये है कि वो कई साल तक चलेंगे। ऐसा है कि वो कई साल तक काम आएँगे और गर्मियों में उनमें जो है टैंकर से पानी डाल दिया जाएगा, तो जंगली जानवरों की जो प्यास बुझेगी। ये तो एक मतलब छोटा-सा प्रयास है। अब मैं व्यक्तिगत तौर पे तो केवल 20 यहाँ पर लगा पा रहा हूँ, अगले साल और लगाएँगे। लेकिन ये एक दूसरों के लिए थोड़ा-सा मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग सक्षम हैं, वो लोग चाहे जो संस्थाएँ हैं, एनजीओ वगैरह हैं, वो भी लगाएँ अधिक से अधिक जंगलों में। जंगलात से जो है वन विभाग से पूछ करके उनसे राय लेकर के कहाँ-कहाँ लगाने, क्योंकि उनको भरना भी होगा, उनको जो है टैंकरों से पानी की जी, जी, व्यवस्था बिल्कुल, करनी बिल्कुल। होगी। एक ज़िम्मेदारी ये भी बन जी, जी। जाती हाँ, है। बिल्कुल बन जाती है। तो सर, आपको लगता है कि ये सरकारी पौधारोपण अभियान में जो निगरानी और पौधों के संरक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पौधारोपण कम थोड़ी होता है हमारे यहाँ। हर साल हमारे देश में करोड़ों से भी ज़्यादा, मैं समझता हूँ अरबों की संख्या में पौधे लगाए जाते होंगे। लेकिन उसका हश्र क्या होता है? अब मैं अभी आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश का ही मामला है। किसी यूट्यूबर ने जो है वीडियो डाला था और उसमें उसने लगाया दिखाया था कि कई मतलब लाखों की संख्या में वहाँ पौधरोपण किया गया और पौधरोपण इतनी लापरवाही से किया गया था कि जो है वो पॉलीथीन तक नहीं हटाई गई थी उस पौधों की। तो उन पौधों की पॉलीथीन तक हटाई नहीं गई थी, वो कैसे उगेंगे? और उसके बाद जो है ऐसे समय पर वो लगाए गए थे कि मतलब मई में लगाए गए थे, मई में पौधे बचना बड़ा नामुमकिन है, या तो फिर उसमें सिंचाई की व्यवस्था की जाती। अब हमारे जो योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो तो एक बहुत एक आदर्श हमारे राजनेता हैं और उनकी सोच भी जो है बहुत अच्छी है। लेकिन अब शीर्ष पे बैठे हैं, वो कहाँ एक-एक जगह जाके देखेंगे कि उनके जो जिन्हें उन्होंने आदेश दिया है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये तो जो करने वाले हैं, विभाग वाले हैं, उनको देखना चाहिए ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ पौधरोपण होता है, उसके बाद उसको देखते ही नहीं है, पानी देना है, नहीं देना है, कैसे करना है। इस तरह से तो पौधरोपण करना बिल्कुल बेकार है। इससे तो अच्छा है कि वो नर्सरी में ही पड़े रहें पौधे, कम से कम किसी अच्छे सही हाथ में जाएँगे, अपने घर में लगाएँ लोग बाग तो ज़्यादा अच्छा है। तो सर, युवा और स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए आपका क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा और बच्चों को तो बिल्कुल ही जोड़ना चाहिए, उनके लिए बहुत बार-बार इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए स्कूलों में। स्कूलों में जागरूकता के बहुत कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और चाहे छोटे बच्चों में चित्रकला प्रतियोगिता हो या भाषण प्रतियोगिता हो पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में उनको अगर हम आज जागरूक करेंगे तो वही आगे आने वाले समय में हमारे नागरिक हैं, वही जो है संवेदनशील रहेंगे तो पर्यावरण बच पाएगा। तो सर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड और देशवासियों के लिए आपका विशेष संदेश क्या है?
मेरा ये संदेश है कि समय आने पर बहुत अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और इस समय जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रदूषण को हटाना है, जल को बचाना है, बिजली को बचाना है और खास तौर पर पॉलीथीन को का प्रयोग नहीं करना है। इस ये मेरा संदेश है कि और किसी तरह भी हम ऐसा काम ना करें कि जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता हो। और मेरा एक और कहना है कि अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं और हम देखते हैं कि जंगल में या कहीं पर आग लगी है, तो हम तुरंत उसको जो है जितना हमसे हो सकता है उसको बुझाने की कोशिश करें और हम जो है संबंधित वन विभाग को या पुलिस को हम जो है सूचित भी करें। क्योंकि अगर शुरुआत में आग बुझाई जाती है, कोशिश की जाती है तो बुझ जाती है। मैंने खुद जो है जब मैं दूर जाता था तो 3 बार हमने जो है मैंने अपने सहयोगियों के साथ जो है वो आग बुझाई और मुझे उस कारण से जो है वन विभाग द्वारा देहरादून में सम्मानित भी किया गया था। ये उसी समय हम देखते थे कि जो है कई सैकड़ों वाहन वहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई रोकता ध्यान नहीं ही था, नहीं दे ध्यान रहा नहीं है। देते, रोकता नहीं था। भाई हम जब गुजर रहे थे वहाँ उससे जब आग काफ़ी बढ़ चुकी थी, उससे पहले जब वो थोड़ी लगी होगी, उस समय भी वाहन गुजरे होंगे। अगर वो लोग रुक करके वहाँ पे बुझा देते तो आग बढ़ती नहीं आगे। तो समय पर अगर कोशिश की जाए तो आग को बुझाना बड़ा आसान होता है और आग जो है हमेशा विनाशकारी होती है इस तरह की, वनाग्नि हो या कहीं गोदाम में लगी हो, कहीं इस दुकानों में लगी हो, जहाँ पर भी मौका लगे इसको बुझाने की कोशिश तो करनी। तो सर आज एक पंक्ति में बताइए कि पर्यावरण बचाने के लिए हर नागरिक आज कौन सी आदत अपनाए? देखिए, साल में कम से कम 2 पेड़ ज़रूर लगाएँ और जो पेड़ लगाएँ, उनको 3 साल तक कम से कम उनकी देख-रेख करें। 3 साल तक आप देख लेंगे, फिर उसके बाद उसको देख-रेख की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर तो खुद ही हमें फल देने के लायक हो जाएगा, हमें कुछ ना कुछ देने लायक हो जाएगा। और हम ये समझें कि पेड़ केवल फल के लिए ही नहीं, वो हमें प्राणवायु भी देता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जीवन ही नहीं बच पाएगा। और दूसरी बात, ये मैंने प्रदूषण के बारे में आपको बताया। अपने जल के जितने स्रोत हैं, नदियाँ हैं, जलाशय हैं, उनको बचाएँ, उनको जो है संरक्षित रखें और भूमिगत जल को बढ़ाने की कोशिश करें। हर आदमी ये प्रयास करे, थोड़े से खर्च में भी जो है, वो अपने यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयास करे। वो बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है और अगर किसी को कुछ उस बारे में गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मैं तकनीकी जानकारी मुझसे भी प्राप्त कर सकता हूँ। बहुत थोड़े खर्च में भी हम कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आने वाला समय जो है वो जल संकट का जरूरत बन जाएगा। बिल्कुल ज़रूरी है जल बचाना। क्या खूब कहा सर आपने कि जब हमें क्या कहते हैं लाखों रुपए हम अस्पतालों में खर्च करते हैं इस ऑक्सीजन को पाने के लिए और जब फ्री की मिलती है वो लेते नहीं हम। मैं उसका हम मोल नहीं समझते हैं। मोल नहीं समझते हैं मोल नहीं उसका। समझते कि ये धरती हमें कितना दे रही है। ये प्रकृति जो है हमारा जीवन इसी से चल रहा है। वरना तो देखिए दूसरे ग्रह भी तो हैं जहाँ पर कि जीवन नहीं है। तो कारण क्या है कि वहाँ पर वनस्पति नहीं है, वहाँ पर वनस्पति नहीं है। हरियाली नहीं है। एक ही मात्र कारण है हमारी धरती के ऊपर जीवन होने का। तो हम जो है पेड़ों का महत्व समझें, लेकिन उनको हम केवल औपचारिकता से नहीं, केवल कि फोटो शूट करने के लिए ना करें, हम उसको वास्तविकता में अपना बच्चे की तरह पालें, तभी हम जो है लगाएं पौधा, नहीं तो मत लगाएं। कोई जरूरी थोड़ी है कि पौधा लगाए नहीं। सर फोटो शूट कैसे होगा? वो तो ठीक नहीं है ना। यही तो है, अगर हम जो है खाली दिखावे से बचें और वास्तविकता में काम करें तो हमारा देश मतलब विकसित देश होकर के बल्कि सर्वोपरि हो सकता है। विश्व गुरु तो हम थे ही पहले, लेकिन हम धीरे-धीरे हम विश्व गुरु से और बाहर आगे हो गए, जाएंगे। लेकिन हम फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। बिल्कुल। तो देखा सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये अपनाना आपका काम है। तो एक बार फिर मैं आपके साथ धन्यवाद।